हेलो एवरीवन। मैं विवेक कुमार सिंह आपके क्लास 12th का पहले यूनिट का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लास 12th और क्लास 11th में सबसे पहले तो किस चीज़ का चेंज आता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम 11th से 12th में आते वक्त आखिर क्या चीज़ छोड़ रहे हैं और किस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चे, जैसा आप नाम देख रहे हो, नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेसिकली ये सब ब्रांच है एक बड़ी ब्रांच का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हम लोगों ने क्लास 11th में जो कुछ भी पढ़ा है वो मास से रिलेटेड था। एंड किसी भी मैटर का जो एक पार्ट होता है वो मास होता है, और दूसरा होता है उसकी एलिमेंट्री पार्टिकल जिससे वो मिलके बनता है, मीन्स चार्ज। तो हम लोग क्लास 11th में किसी भी मैटर के मास से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हम लोगों ने, और 12th में क्या पढ़ने वाले हैं? उसकी एक एक्सटर्नल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं चार्ज। और फिर से मैं कह रहा हूँ, आपके 12th का जो पहली बुक है वो पूरी पूरी आपकी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते बच्चे। देखिए, बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ये किस ब्रांच से है? ये भी आपके बच्चे साइंस से ही है, जो कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दो फिनोमिना से मिलके बना है। फर्स्ट हाफ है आपका, वो आपका इलेक्ट्रिकल को पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को शो करता है, और जो आपका सेकेंड हाफ है वो पूरा का पूरा आपके मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है। ठीक है, पहली बुक की बात कर रहा हूँ। पहली बुक का फर्स्ट हाफ आपका इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है, और जो सेकेंड पार्ट है वो आपका मैग्नेटिक बिहेवियर है। ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रिकल में आप क्या पढ़ते हो, या आप ऐसा समझो कि ये पूरी की पूरी ब्रांच किस पे बेस्ड है। तो बच्चे, दो पार्ट इसके हैं। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम चार्जेस की स्टडी करते हैं, कब? जब वो रेस्ट पे हो। देन आप क्या कह सकते हो? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द चार्ज एट रेस्ट। ठीक है ना? ऐसे ही अगर यही चार्ज आपका मोशन में हो तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ये आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। तो बेसिकली फर्स्ट हाफ जो पार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है ना? पहला, देन बच्चे कह सकते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ चार्ज इन मोशन, है कि नहीं? तो दो तरीके की बात हो गई बच्चे। फर्स्ट हाफ में भी दो पार्ट है हमारे। पहला है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं। अब बच्चे देखो, ये कहीं ना कहीं जो इसका मेन या कॉज जो है ना, वो क्या है? चार्ज। तो बेसिकली हमें क्या समझना है? हमें चार्ज को लेके सारी चीज़ें समझनी है। अगर हम चार्ज को समझ गए, देन हम ये कह सकते हैं कि हमारे नॉलेज की सारी चीज़ें हमारे पास हैं। फिर चार्ज क्या है? हमारे यूनिवर्स में कुछ भी है बच्चे, वो बिना मास के तो है नहीं। सब कुछ कहीं ना कहीं मास से ही रिलेटेड है, और पूरे यूनिवर्स में कोई भी मासिव ऑब्जेक्ट है वो किससे मिलके बनता है? वो बच्चे एटम से मिलके बनता है। और हर एक एटम के पास तीन तरीके के पार्टिकल होते हैं। हर एटम के पास तीन तरीके के पार्टिकल होते हैं। पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चे? प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड होता है, न्यूट्रॉन और इस पे पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन उस एटम के अराउंड मूव किया करता है। ठीक है ना? तो इतनी नॉलेज तो हमें है चार्ज के बारे में कि चार्ज बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है इलेक्ट्रॉन मीन्स निगेटिवली चार्ज। लेकिन बच्चे, ये चार्ज जनरेट होते हैं या हम आखिर चार्जेस की स्टडी कैसे करते हैं? सबसे पहला तो हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हम सीखें कि हमारा ये जो चार्ज है ये इसकी जो फिनोमिना या इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इस पूरे चैप्टर की अच्छे से नॉलेज लेनी होगी। मीन्स हमें क्या पढ़ना है चार्ज के बारे में, हमें कौन कौन सी स्टडी करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। ठीक है ना? तो बच्चे देखो, मैंने क्या किया, मैंने लिखा यहाँ पे चार्ज। आप लोगों को क्लास 11th में मैंने मास को लेके एक फ्लो चार्ट बनाया था, बिल्कुल वैसा ही है कुछ यहाँ भी। चार्ज रेस्ट पे हो सकता है बच्चे, या फिर मोशन में हो सकता है कि नहीं?
और अगर बच्चे मोशन में हो सकता है तो मोशन में भी दो तरीके का मोशन होता है। एक होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन, और एक होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं। अब बच्चे देखो, अगर चार्ज हमारा रेस्ट पे है, देन इस ब्रांच को आप क्या कहते हो, इस ब्रांच को कहते हो आप कि ये ब्रांच हमारी क्या है, ये ब्रांच हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, मींस क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर। और जब हम आते हैं यूनिफॉर्म मोशन में बच्चे, तो यूनिफॉर्म मोशन में जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारा बच्चे सेकंड यूनिट है आपके इस क्लास 12 का। और पहली यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चीजें पढ़नी होती है हमें, दो क्या, एक तरीके से तीन चीजें पढ़नी होती हैं। हमें फील्ड की स्टडी करनी होती है जो इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है, देन उसके पोटेंशियल की स्टडी करनी होती है, देन इससे रिलेटेड एक हमारा डिवाइस है जिसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस। इन तीन चीजों की स्टडी हम लोग करते हैं फर्स्ट यूनिट में। देन सेकेंड यूनिट में हम इस चार्ज के यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, ठीक है। फिर थर्ड आता है बच्चे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर यही चार्ज हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, देन ये क्या जनरेट करता है बच्चे, ये जनरेट करता है मैग्नेटिज्म। ये हमारी सेकेंड पार्ट है, मीन सेकेंड हाफ पार्ट है फर्स्ट बुक का। और इसमें हम लोग मैग्नेटिज्म के भी कई डायनामिक्स की भी स्टडी करते हैं, उसके स्टैटिक बिहेवियर की बात करते हैं, मींस मैग्नेट अगर हमारा स्टैटिक है तो उसकी क्या बिहेवियर होगी, या मैं बोलता हूँ रेस्ट पे अगर मैग्नेट है और अगर मैं किसी तरीके से चार्ज को नॉन यूनिफॉर्म मोशन करा रहा हूँ, मीन्स उसकी डायनामिक्स की बात कर रहा हूँ। और वो कैसी डायनामिक्स बच्चे, वो नॉन यूनिफॉर्म डायनामिक्स। देन ये पूरा हमारा फर्स्ट बुक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मतलब हमारे लिए इसकी नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट क्या है हमारा बच्चे, फर्स्ट टारगेट है हमारा चार्ज। इस चार्ज को हमें समझना है। अब बच्चे चार्ज को समझने के लिए सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो कि अगर मैं कहता हूँ कि ये एक बॉडी है, तो ये कहीं ना कहीं एटम से मिलके बनेगी। मैंने कहा ये एटम है, इसके अबाउट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, है कि नहीं। और जितने इसके पास प्रोटॉन होंगे, अगर ये न्यूट्रल बॉडी है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों की जो नंबरिंग होगी कैसी होगी, सेम होगी, है कि नहीं। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनकी वैल्यू क्या होती है, न्यूट्रल बॉडी में सेम होती है। तो कहीं ना कहीं इसको चार्ज बनाने के लिए बच्चे, चार्ज तो है नहीं, इसको चार्ज बनाने के लिए या तो आप एक्सटर्नल बॉडी से इसको इलेक्ट्रॉन दो या फिर इससे इलेक्ट्रॉन लो। अगर इलेक्ट्रॉन आप इसे दे रहे हो तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा बच्चे, तो आप कहोगे इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। आप इससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो कहोगे ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा है कि नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अगर किसी से कैरी करते हो, कुछ क्रेडिट पे पैसे लेते हो, तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं बच्चे, वो ट्रांसफर हो रहे हैं सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, वो जनरेट नहीं हो रहे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली जो चार्जेस है उसे कभी जनरेट नहीं कर सकते। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो यही प्रॉपर्टी है कि वो सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकती है। मतलब कभी भी चार्ज को आप ना क्रिएट कर सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और अगर ऐसा है तो बताओ इसे क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब कहीं ना कहीं ये कंजर्वेशन लॉ को होल्ड करता है। ये ना क्रिएट हो सकता है ना ही ये डिस्ट्रॉय हो सकता है, सिर्फ ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है बच्चे। अब बच्चे ट्रांसफ़र होने में भी बहुत से प्रोसेस होते हैं। आप लोग देखते हो कि अक्सर आप कुछ कपड़े नायलॉन के पहनते हो और आप जब उसे कहीं रखते हो या फिर चलते हैं हम लोग तो थोड़ी स्पार्किंग सुनाई आती है, या फिर हमारे जो रोए होते हैं वो हल्के हल्के कुछ फील करते हैं, फील्ड को फील करते हैं। वो क्यों होते हैं बच्चे, बेसिकली वो चार्जिंग की वजह से होते हैं, वो भी एक फिनोमिना है, हम उसे भी पढ़ेंगे।
तो ये जो चार्ज है बेसिकली ये चार्ज कैसे जनरेट हो रहा है? तो बच्चे चार्ज जनरेट नहीं होता है, चार्ज सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। अब हम लोगों ने क्लास 11th में ऐसा ही कुछ पढ़ा था। मैंने कहा एक बंदा ये है, दूसरा बंदा ये है, इन दोनों के बीच में जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा, या फिर आप ऐसा बोलो कि कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र नहीं होगी, जैसे इसने इसको नोटबुक दे दिया या इसने इसको पेन दे दिया, बिना उसके कुछ इंटरेक्शन होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मतलब आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड में कहीं ना कहीं इंटरेक्शन कब हो रहा था? जब किसी चीज का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा था। उसे हम क्या कहते थे? उसे कहते थे ग्रेविटॉन। हालांकि इसकी अभी कोई खोज नहीं हो पाई है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि पार्टिकल के एक्सचेंज से ही ग्रेविटेशन जनरेट होता है। बिल्कुल ऐसे ही बच्चे, जब तक एक कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा ना, इसके बीच में कोई इंटरेक्शन, कोई फोर्स काम नहीं करेगा। किस फील्ड में? इस फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। वो कौन सा पार्टिकल है? जैसे ये ग्रेविटॉन होता है वैसे इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही सारे के सारे खेल स्टार्ट होते हैं। इसके बीच में इंटरेक्शन मतलब फोर्स जनरेट होता है, और फोर्स जनरेट होता है तो किसी फील्ड में होगा, और अगर फील्ड में होगा तो उसका कोई ना कोई पोटेंशियल होगा। तो कहीं ना कहीं हर एक फसाद की जड़ क्या है बच्चे? चार्ज। मतलब अगर हम चार्ज को ग्रिप में कर लें तो हम सब कुछ समझ सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है ना? कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ज की हम थोड़ी सी नॉलेज और लेते हैं बेसिक लेवल पे। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें तो आपको पता है कि कोई भी एटम है वो अपने पास दो पार्ट रखता है, एक तो न्यूक्लियस और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चे? प्रोटॉन होते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होते हैं बच्चे? उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व किया करते हैं। और आप जानते हो न्यूट्रल एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, और जो उन पे चार्ज होता है ना बच्चे, वो भी दोनों के इक्वल होते हैं। उसको कहते हैं 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन कूलम, या फिर इसे सीधे आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद रखो -19 कूलम। 02 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ये पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, दोनों पे इतने ही चार्ज को वो एक्सेप्ट करेगा। मतलब पूरे यूनिवर्स में जो मिनिमम चार्ज था वो किसका था? इलेक्ट्रॉन का था। बच्चे मैं था बोल रहा हूँ, है नहीं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मैं क्या मतलब साइंटिस्ट ने इससे भी छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल को खोज रखा है। वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के एलिमेंट्री पार्टिकल है, प्रोटॉन के एलिमेंट्री पार्टिकल है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि था। आज के टाइम में ये मिनिमम मतलब लोवेस्ट चार्ज नहीं है, इससे भी छोटे चार्ज हैं। अभी हम आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? ओके, आगे बढ़ते हैं। देन इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बच्चे? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, द एक्सटर्नल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। एक्सटर्नल क्यों बोल रहा हूं बच्चे? क्योंकि एक इसकी प्रॉपर्टी मास भी तो है। तो मास के अलावा जो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चे बहुत सी डेफिनेशन आप लोग बोलते हो कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होते हैं उन्हें हम चार्ज कहते हैं। बच्चे ऐसा नहीं है, वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है? वो एक तरीके से कंजर्वेशन को वो होल्ड करता है। अभी हम आगे बात करेंगे उसकी। तो आगे से याद रखना वन लाइन की स्टेटमेंट कि द एक्सटर्नल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। अब चार्ज क्या है बच्चे? आप इस चीज को कैसे समझते हो? मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ विद कुछ फैक्ट। बच्चे मैंने कहा कि जो हमारा प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन पे जो प्रोटॉन का जो मास होता है वो लगभग नियरली 10⁻⁻27 kg के अप्रॉक्सीमेट होता है। और अगर आप इलेक्ट्रॉन के मास की बात करो तो ये 10⁻31 kg के अप्रॉक्स होता है। तो इन दोनों में से किसका मास बड़ा है? आप किसका बोलोगे? सीधी सी बात है, प्रोटॉन का मास बड़ा है। किससे? इलेक्ट्रॉन से। मतलब इलेक्ट्रॉन से जो प्रोटॉन है वो हैवी है। समझना बात को बच्चे। मतलब आपको कहीं ना कहीं यहां से एक क्वेश्चन मिलेगा आपके मेंस से, इसलिए मैं इसके बेसिक्स में आ रहा हूं, ठीक है ना? आप इस चीज को अच्छे से समझो। जो प्रोटॉन का मास होता है वो 10⁻⁻27 होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है
टू पावर 31। अब जो वैल्यू यहाँ पे है मैं उसे कंसीडर नहीं कर रहा क्योंकि ये वैल्यू अपने आप में बहुत छोटी है। तो अगर आप बोलो कि प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो कितना होगा, तो आप बोलोगे 10 टू पावर माइनस 27 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 31। इसका मतलब कहीं ना कहीं 10 टू पावर 4। मतलब आप कह सकते हो जो प्रोटॉन की वैल्यू है, प्रोटॉन का जो मास है वो 10 टू पावर 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चे। तो छोटा मोटा मास है क्या, बहुत बड़ा मास है इलेक्ट्रॉन से, ये 10 टू पावर 4 टाइम्स बड़ा है इससे, समझना। मतलब ये हैवी पार्टिकल है बच्चे, किससे, इलेक्ट्रॉन से। मतलब हम क्यों पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, हम इसीलिए पढ़ रहे हैं बच्चे। अब ये बताओ, मैं कह रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट ये रहा इतना छोटा सा, और इसके 10 टू पावर 4 टाइम्स में बड़ा बना दूं, और दोनों से कहूँ कि दोनों को स्पीड दो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करके, तो बताओ इन दोनों में से किसकी वेलोसिटी आप निकाल सकते हो भाई, कौन मूव होता दिखेगा। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा। इसलिए बच्चे हर एक जगह पे हम इलेक्ट्रॉन की मोशन की स्टडी करते हैं, ना कि प्रोटॉन की मोशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ओके बच्चे, देन अगर ये इससे 10 टू पावर 4 टाइम्स बड़ा है, तो आप एक बात बताओ, अगर मैंने इस एक बॉडी से, न्यूट्रल बॉडी थी और ये भी न्यूट्रल बॉडी थी, ठीक है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के दिया, इसका मतलब इसके ऊपर कितना आ गया बच्चे, इसके पास मान लो दोनों के दोनों 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी थे, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी थे, 10 प्रोटॉन इसके पास भी थे। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे, और ये न्यूट्रल था इनिशियली। अब मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला और मैंने इसको दे दिया, और इसको दिया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा बच्चे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बच्चे अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 9 इलेक्ट्रॉन हुए। और प्रोटॉन कितने हो गए बच्चे, 11 प्रोटॉन हो गए, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर हम यहाँ पहुँच रहे हैं तो यहाँ पे बच्चे देखो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन हो गए और कहीं ना कहीं 10 प्रोटॉन तो थे ही। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से क्या इसके मास पे फर्क पड़ रहा है बच्चे, इस बात पे सोचना। ये आज का क्वेश्चन है आपका। ये जो बॉडी है 1 मान लेते हैं, ये बॉडी है 2। मैंने यहाँ पे सारी हिंट आपको दी है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अगर मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को इधर भेजा तो 1 और 2 दोनों में से किसका मास बढ़ा। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है m1 इज ग्रेटर देन m2, दूसरा ऑप्शन है m2 इज ग्रेटर देन m1। इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा, ठीक है ना। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। कल मैं इस बारे में डिस्कस करूंगा कि आखिर इसका आंसर क्या है। आप लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से मास पे भी फर्क पड़ता है, और अगर मास पे फर्क पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ साथ ग्रेविटेशन का भी रोल आना चाहिए, है कि नहीं। बिल्कुल सही बात है, ग्रेविटी भी आनी चाहिए। तो ग्रेविटी अगर आती है तो हर एक मतलब दो मासिव ऑब्जेक्ट या दो चार्ज पार्टिकल के बीच में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, क्योंकि मास है, मास भी ट्रांसफर हो रहा है। तो हम क्यों नहीं ग्रेविटेशन को इंक्लूड करते हैं, ये भी बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि अगर हमारे मास में चेंजेस आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क करना चाहिए, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इन सब के पीछे बहुत छोटी सी स्टोरी है, या फिर आप समझ लो कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। मैं सिर्फ ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग के अंदर थोड़ी सी मतलब उत्सुकता है, आप लोग इसको लेके थोड़ा सा एक्साइटेड हो सको, ठीक है ना, कि कितनी छोटी छोटी बातें हैं और क्या क्या आप कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ चार्ज हमें पता है, दो तरीके के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। इट इज़ अ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। अभी मैंने पीछे ही बात कर ली। अब बच्चे इनके यूनिट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक है, इसे कहते हैं मेगा कूलम। जो चार्ज की यूनिट होती है उसे हम कूलम से शो करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूँ आपको
कि बच्चे देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहाँ से, समझना बहुत ध्यान से इस बात को, अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो दोनों पे तो चार्ज आ रहा है कि एक पे चार्ज आ रहा है? दोनों पे आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं वो चार्ज क्या है, चार्ज जो इस पे जनरेट हो रहा है Q, वो दोनों मिला के, मतलब प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है E, एक इलेक्ट्रॉन के। और मान लो यही n इलेक्ट्रॉन जा रहे होते तो आप कह देते हो चार्ज जनरेट हुआ या फिर चार्ज जो ट्रांसफर होने की वजह से इन दोनों पे आ रहा है प्लस माइनस एनी। मतलब कभी भी आपका कोई भी चार्ज ऐसा नहीं होगा प्लस एनी या कोई भी चार्ज माइनस एनी, ये हमेशा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आएगा। ठीक है बच्चे, इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस प्रिंसिपल को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और यहाँ से हम पता कर लेते हैं कि हमारा जो चार्ज की वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा E की वैल्यू क्या होती है? E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये मतलब हमारा मिनिमम चार्ज था, मैं फिर से बोल रहा हूँ था, है नहीं, ठीक है ना। तो अगर मैं n इज इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता हूँ तो क्या करोगे, इससे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज मिल जाएगा। 2 से करूंगा तो निकल आएगा। अब ऐसे ही बच्चे एक बात बताओ, सोचने वाली बात है, ठीक है ना। मैंने बोला कि एक कूलम चार्ज में, एक कूलम चार्ज हमें कब मिलेगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलके बनेगा? Q इज इक्वल टू 1 कूलम ऑफ चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से मिलेगा? तो आप कहोगे सर ये क्या पूछ लिया, बहुत आसान सी बात है, आप इसमें पुट कर दो। तो 1 इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू n, ये तो E की वैल्यू n, तो आपको n की वैल्यू चाहिए, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10⁻18। मतलब आप समझो कि ये जो 1 कूलम ऑफ चार्ज है बच्चे, ये कोई छोटा मोटा चार्ज है, ये बहुत बड़ा चार्ज है। क्योंकि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन शामिल हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम चार्ज बनाते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि एक कूलम चार्ज में कितने पार्टिकल होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 होते हैं। हमारे न्यूमेरिकल में ये बहुत काम आएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है ना। इस बात को आप लोग याद रखना। और ये कैसे आ रहा है? क्वांटाइजेशन से आ रहा है। यहाँ से बहुत से न्यूमेरिकल बनेंगे, अभी हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज क्या होता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे हम मेगा कूलम से शो करते हैं, इसे माइक्रो कूलम से शो करते हैं। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 और इसे हम नैनो कूलम से भी शो करते हैं। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻6। अब माइक्रो में बच्चे कई बार स्मॉल mc भी यूज होता है। कैपिटल M का मतलब होता है मेगा, स्मॉल का मतलब होता है माइक्रो, ये बात याद रखना, ठीक है ना। अच्छा, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है बच्चे? इसकी सीजीएस यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसे ESU से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 कूलम, जो 1 कूलम हमारा चार्ज था, मैंने इसको बताया था कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, 6.25 इंटू 10⁻18, वो 3 इंटू 10⁻9 ESU ऑफ चार्ज से मिलके बनता है। बच्चे इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और कॉन्सेप्ट है, मैं अभी डिस्कस करूंगा। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बच्चे? बहुत आसान सी, चार्ज है, चार्ज मतलब क्या होता है? Q इज इक्वल टू I इंटू टी, और I का डायमेंशन A, T का डायमेंशन T, तो Q इज इक्वल टू AT। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि करंट फंडामेंटल है कि चार्ज फंडामेंटल है, दोनों में से कौन सी क्वांटिटी फंडामेंटल है? बच्चे मैंने 11th में बता रखा है कि करंट आपकी फंडामेंटल है, ठीक है ना, इसीलिए इसकी डायमेंशन क्या होती है? A, और चार्ज इनसे डिराइव्ड होके आते हैं, ये डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है बच्चे। तो आज की क्लास में चार्ज से रिलेटेड सिर्फ इतना ही करेंगे हम लोग। देन कल मिलते हैं इसके आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ जो हमारे चार्ज से रिलेटेड है, ठीक है। ओके बच्चे।